हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के बात कर रहे थे। तकरीबन 40 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। आज हम उनसे आगे डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन कम से कम भी 3 से 4 बार कर लेने हैं, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम के अंदर कुछ इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी क्वेश्चन यहां पर एक बार स्क्रीन पर आए तो मेरे बताने से पहले कम से कम 1 या 2 बार आपको उन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करना है। और कोई भी दिक्कत आए, किसी भी क्वेश्चंस में समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो जरूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना आने पाए। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही बताता चलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास स्टार्ट करें। तो आज की क्लास में जो सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है वो बेईमान दुकानदार का है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। तो बेईमान दुकानदार का जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार क्या बोलता है कि भाई मैं तो जितने की लाता हूं उतने की ही बेच देता हूं। बताओ, आपको कोई ऐसा बोले कि यार मैं तो जितने का सामान खरीदता हूं उतने का ही बेच देता हूं, तो आप बताओ उसकी बात पर विश्वास करोगे क्या? जरूर कुछ ना कुछ तो घपला वो करता होगा, वरना जिस मूल्य पर वो खरीदेगा, कोई भी व्यक्ति जिस मूल्य पर खरीदेगा भला उतने ही मूल्य पर कैसे बेचेगा? हो सकता है वो किसी गलत बाट का प्रयोग कर रहा हो, है ना? तो यहां पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि जो प्राइस है, जो मूल्य है, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट के। हिंदी में इसको लिख देता हूं भार। जो प्राइस है वो किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/वेट के प्रोपोर्शनल है। कई बार लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, देखो बोलते टाइम भी ध्यान रखना है, बोलते टाइम भी अपने को सही चीजें बोलनी है। कई लोग कैसे बोलते हैं, देखो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/वेट, ऐसे बोल देते हैं। जबकि प्राइस जो है वो 1/वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थोड़ी है, 1/वेट की तो प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। लेकिन वेट के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि प्राइस का जो रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स रेशियो किसका होगा? वेट का होगा। और वेट का जो भी रेशियो होगा उसका यदि मैं रिवर्स कर दूंगा तो प्राइस आ जाएगा। जैसे मान लो अपने पास 5:2 जो है ये वेट का रेशियो है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्राइस का रेशियो क्या होगा, तो 2:5, ये रेशियो किसका हो जाएगा? ये प्राइस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर कौन सा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। ठीक है, जो भी चीजें किसी क्वेश्चन को करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी वो सारी की सारी चीजें मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा। मेरा टारगेट यही है कि आप यहां से इस चैनल की हेल्प से यदि मैथमेटिक्स कवर करते हैं तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अपना 100% दूं। तो मैं ये उम्मीद भी करूंगा कि आप 100% स्कोर मैथमेटिक्स के अंदर तो कम से कम करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। देखो वैसा स्टेटमेंट बोल दिया कि यार मैं तो जितने का लाता हूं ना उतने का ही बेच देता हूं। इतना ईमानदार तो कोई नहीं होगा। कैसे घर चलेगा? घर वाली कैसे रहने देगी उसको, बताओ। लेकिन वह 1 किलो की जगह 800 ग्राम तोलता है। भाई तोलना तो था कितना? 1000 ग्राम। तोलता कितना है? 800 ग्राम। कर दी ना अपनी होशियारी। बोल रहा है क्या कि जितने का लाता हूं उतने का ही बेच देता हूं, लेकिन होशियारी कर रहा है ना, तोलना तो चाहिए था 1000 ग्राम और 800 ग्राम ही तोल रहा, फायदा कमा रहा है ना? तो ये रेशियो किसका है? रेशियो नहीं है, रेशियो में बना देते हैं इसको। 5 पर कट गया, वो 2 से 4 पर कट गया,
तो देखो ये ग्राम लिखा है ना, ग्राम किसकी यूनिट होती है, वेट की यूनिट होती है, तो ये रेशियो तो है जी वेट का। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि वेट का जो रेशियो होता है उसका जस्ट रिवर्स रेशियो किसका होगा, प्राइस का रेशियो होगा। तो प्राइस का रेशियो बना लो भाई, जब तक अपने को प्राइस नहीं मिलेगी तब तक आप क्या बता पाओगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्राइस तो अपने को पता होनी चाहिए ना। तो देखो प्राइस का रेशियो कितना गया, 4:5 आ गया, ये रेशियो किसका है, ये प्राइस का रेशियो है। अब बताओ इजिली आप कैलकुलेट कर दोगे, 4 से 5 कितने का फायदा, एक का, एक का फायदा कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 25%, यानी कि उसको 25% का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, एक वस्तु पर 30% छूट देने के बाद 40% लाभ कमाने के लिए वस्तु का मूल्य कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित करना चाहिए। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ऐसा लिखा मिल जाए कि डिस्काउंट देकर के भी प्रॉफिट कमाता है, यानी कि छूट देकर के भी फायदा कमाता है, उस केस में हमेशा आप सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लिया करो। और सीपी अपॉन एमपी कितना होता है, 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। अब बार बार वो फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखो 30% छूट देने के बाद 40% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो यहां से एमपी और सीपी कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितने का है, 40% का है, तो ऊपर तो आ गया 140, नुकसान कितने का है 30, डिस्काउंट कितने का है 30% का है, तो नीचे कितना गया 70 आ गया। उसने क्या पूछा, वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि 30% छूट देने के बाद 40% का लाभ हो। खरीदा इतने में और टैग कितने का लगाया, 140 का लगाया, तभी तो होगा उसको 40% का प्रॉफिट। तो 70 से डायरेक्ट कितना हो रहा है, 140 हो रहा है, यानी कि कितने 100% उसको क्या करना पड़ेगा, टैग बढ़ा करके लगाना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य कितना होगा, 100% बढ़ाकर लगाना पड़ेगा जी। अब यहां पर आप वैसे कैलकुलेट मत करना, कई लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि यार 70 से 140 किया है, यानी कि कितना बढ़ाया है, 70 बढ़ाया है, कितने के ऊपर, 70 के ऊपर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 70 से 70 को काटेंगे और कहेंगे 100%। अरे क्यों इतना फालतू करते हो, क्यों एग्जाम के अंदर इतना जो मूल्यवान समय है उसको छोटी छोटी चीजें लिखने में बर्बाद करते हो। डायरेक्ट देखो ना आप, इतने में खरीदा था 70 में, उसके जस्ट डबल का टैग लगा रहा है, 140 का टैग लगा रहा है, तो 100% की वृद्धि नहीं हो गई क्या, तो डायरेक्ट मार्क करो 100%। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको लिखनी नहीं चाहिए। तो यहां पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक वस्तु को यदि 5% हानि की जगह 5% लाभ पर बेचा जाए तो 48 रुपए ज्यादा मिलते हैं। देखो क्या कहा था मैंने, जब भी क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट लिखा मिल जाए कि इतने रुपए ज्यादा मिलते हैं, इतने रुपए कम मिलते हैं, तो क्या करते हैं, जो भी प्राइस वाला रेस, जो प्राइस लिखी होती है उसके बाल पकड़ करके उसको बाहर निकालो, बाहर निकाल करके अपने जहां पर भी स्पेस है वहां पर लिख दो, लिख दिया। ठीक है, अब देखो 5% हानि और 5% लाभ के बीच में गैप कितने का है, 5% हानि यानी कि 95, 5% प्रॉफिट यानी कि 105, दोनों के बीच में गैप कितने का हुआ, 10 का हुआ ना, तो 10 को नीचे रख दो। मैंने क्या कहा था, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा 95% केस में आपसे सीपी ही पूछेगा, और सीपी तो हम 100 मानते हैं, तो इसमें भी सीपी ही तो पूछा है, तो 100 को ऊपर टांग दो, ये 10 पर कट गया, तो क्या आ गया आपका सीपी 480 आ गया। अब बताओ, कई लोग इसमें भी डायग्राम बना करके क्वेश्चन को करेंगे, तो डायरेक्ट जो मैंने फंडा बता रखा है ना, इस फंडे से किया करो, फटाक से आंसर आएगा।
तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका सही जवाब है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा हम वेरिएशन कर दें, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो मुझे बताओ उस क्वेश्चन को कैसे करोगे। जैसे ये एक क्वेश्चन है, अब वहां पर जो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसमें परसेंटेज की 2 वैल्यूज थी, तो हम लोग डायरेक्ट उस तरीके से कर रहे थे। लेकिन मान लो क्वेश्चन में परसेंटेज की 3 वैल्यू डाल देना, तब वैसे मत करना। तब जो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना। इसीलिए मैंने आपको उस क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट बताया था कि डायरेक्ट हम लोग लिखते कैसे हैं। कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप चाहे कितना भी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा दे, आप क्वेश्चन को कर दोगे। अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम मूल्य पर खरीदे तथा 3 रुपए अधिक में बेचे। स्टेटमेंट में चीज तो वही है कि 3 रुपए अधिक में बेच रहा है, इतने रुपए कम में बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर तो परसेंटेज की 3 वैल्यू है। डायरेक्ट वो फंडा लगाने का प्रयास करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यार फंडा कैसे लगाएं, 3 परसेंटेज की वैल्यूज है। तो इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट यदि आपको आता है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखो, कम मूल्य पर खरीदे तथा 3 रुपए अधिक में बेचे तो 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बता देते हैं जी क्रय मूल्य। भाई हम तो क्रय मूल्य कितना मान करके चलते हैं, हमेशा ही 100 मान करके चलते हैं। अब वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, खरीदा कितने में, 100 में, बेच कितने में रहा है, 10% के लाभ पर, यानी कि 110 में बेच रहा है। यदि वह इसे 10% कम मूल्य पर खरीदे, यदि उसने 100 में ना खरीद कर 90 में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, तथा 3 रुपए अधिक में बेचे, यहां पर जितने में बेचा है उसकी तुलना में यदि 3 रुपए अधिक में बेचे तो क्या होगा, तो 25% का लाभ होगा। खरीदा कितने में था, 90 में, तो अब 25% का प्रॉफिट होगा, तो इसका 25% निकालो। अब ये सब निकालने वैसे मत करना है 25/100 करोगे, ये सब मैंने निकालने आपको बता रखे हैं। वर्बली कैलकुलेट करो, 90 का 50%, 45 का हाफ करो, 22.5, यानी कि 90 का 25% क्या है, 22.5 है। जोड़ो इसमें 22.5, कितना आ जाएगा, 112.5 आएगा ना। तो बेच कितने में रहा है, 112.5। ठीक है। कहीं भी कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। डाउट आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लास लेने के बाद मैंने क्या किया, सिंपल इसका मैंने 25% निकाला, इसका मैंने हाफ किया, तो कितना आया, 45 आया। 45 क्या है, इस 90 का 50% है। लेकिन वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 25% का लाभ होता है, तो इसका 25% निकालोगे तो 45 का भी हाफ करो, कितना आएगा, 22.5 आएगा ना। तो 22.5 क्या हो गया, इसका 25% हो गया। अब इस 90 के अंदर 22.5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 112.5 आएगा। इतने में बेच रहा है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग कितने ज्यादा में बेच रहा है, 2.5 ज्यादा में बेच रहा है। दोनों के बीच में गैप कितने का, 2.5। लेकिन एग्जामिनर क्या बोल रहा है, यार 2.5 ज्यादा में थोड़े ना बेच रहा है, अंधा है क्या, देख 3 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, यानी 3 रुपए की वैल्यू किसके बराबर है, 2.5 के बराबर है। तो 3 किसके बराबर है जी, 2.5 के बराबर है। उसने पूछा क्या है, उसने तो सीपी पूछा है, सीपी तो 100 है, तो करो ना 100 से मल्टीप्लाई, कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। पॉइंट को हटा दो, इधर 0 बढ़ा दो, 25 से 4 पर कट गया, 4 3 12, यानी कि 120 क्या आ गया जी, उसका सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रय मूल्य आ गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी 3% दिए हुए आ जाए तो आपको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका अपने पास नहीं है। और 2% की वैल्यू हो और क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में ऐसा आपको दिया हुआ मिल जाए कि इतने रुपए अधिक में बेचता है, इतने रुपए कम में बेचता है, तो जो डायरेक्ट मैंने आपको फंडा बता रखा है उस फंडे का यूज कर लेना और क्वेश्चन को डंडा मार देना। ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। विक्रय मूल्य 2000 रुपए, लाभ 33 सही 1/3%, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस प्रकार का सवाल आ गया। तो अब कई लोग क्या करेंगे, 100 के अंदर 33 सही 1/3 को ऐड करेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करोगे ना तो क्वेश्चन आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इसीलिए मैंने जब ये
आपका परसेंटेज स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आपकी फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट जो भी परसेंटेज हैं वो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। एक बार रिवाइज करवा दूं क्या? या तो आपकी याद होंगी, याद नहीं है तो मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं। एक बराबर होता है 100% की, 1/2 50% होता है। कम से कम भी आप 1/15 तक याद रख लो ना, या फिर 1/20 तक याद रखना चाहो तो 1/20 तक याद रख लो। मैं आपको बता देता हूँ, 1/15 तक बता देता हूँ। चलो, जिसने लिखा नहीं है वो लिख भी सकता है। 1 बराबर होता है 100% की, 1/2 होता है जी 50%, 1/3 होता है 33.33%, या फिर 33 सही 1/3%। जो 1/4 है ये बराबर होता है 25% की, 1/5 होता है 20% की। इस 1/5 के साथ में ही, खैर इसको छोड़ो, 1/6 को देखो आप। 1/6 जो है ये बराबर होता है 16 सही 2/3% के, या फिर 16.66% के। मैंने आपको यहां पर एक चीज बताई थी कि 5/6 भी कई बार एग्जाम में यूज होता है, तो 5/6 को भी याद रख लो। ये बराबर होता है 83.33% के। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, 5/6 को याद रख लो। अच्छा, 1/7 को देखो। 1/7 जो है बराबर होता है आपका 14 सही 2/7%। और यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी अपोन के अंदर 7 आता है तो हमेशा 14 की टेबल चलती है। ठीक है, अच्छा जी, ऊपर वाला इरेज करता हूं मैं। 1/7 तक मैंने बता दिया। ये जो फ्रिक्शन टेबल है ये आपको याद होनी ही चाहिए। आजकल क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्शन टेबल के ऊपर, जो आपके 5-6 साल पहले फ्रिक्शन टेबल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते थे, डायरेक्ट परसेंटेज होते थे। सिंपल परसेंटेज की वैल्यू देता था 20%, 30%। आजकल खिलाड़ी हो गए एग्जामिनर, तो अपने को उससे 2 कदम आगे चलना है ना, तो इस सारे फ्रिक्शंस की वैल्यू याद रखो। 1/7। अच्छा, 1/8 जो है ये बराबर होता है 12 सही 1/2%। अब इसको हटा दो। अब यहां पर भी मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि जो 1/8 है इसके साथ में ही आप 3/8 की वैल्यू ध्यान में रखो, 5/8 की वैल्यू ध्यान में रखो, और 7/8 की वैल्यू ध्यान में रखो। ये बराबर होता है 37.5%, ये बराबर होता है 62.5%, ये बराबर होता है 87.5%। तो ये 3 फ्रैक्शंस की वैल्यू आप 1/8 के साथ में ध्यान में रखो। अच्छा, 1/9 किसके इक्विवेलेंट होगा? 1/9 देखो आप। 1/9 जो है वो बराबर होता है 11 सही 1/9% के, या फिर 11.11% के। और जब भी अपोन के अंदर 9 आता है तो हमेशा कितनी की टेबल चलती है? 11 की टेबल चलती है। 11 का पहाड़ा चलता है, चल रहा है ना, देखो 11 का पहाड़ा। ठीक है, तो ये 1/9 हो गया। 1/10 जो होगा वो बराबर होता है जी 10% के। 1/11 कितने के बराबर होता है? 9 सही 1/11, यानी कि 9.09% की। जब भी अपोन के अंदर 11 आता है तो हमेशा 9 की टेबल चलती है। जब भी अपोन में 9 आएगा तो हमेशा 11 की टेबल चलेगी। जब भी अपोन में 11 आएगा तो 9 की टेबल चलेगी। जब भी अपोन के अंदर 7 आएगा तब हमेशा 14 की टेबल चलती है। ठीक है, ये 1/11 तक हो गया। आगे भी बताऊं? चलो आगे भी बताते हैं जी। 1/12 जो होता है वो बराबर होता है 8.33% की। 1/13 जो है वो बराबर होता है 7.7% की। 1/14 जो है वो बराबर होता है 7.14% की। 1/15 जो है वो बराबर होता है 6.66% की। आगे भी बता दूं क्या? 1/16 जो है वो बराबर होता है 6.25% की। 1/17 जो है ये बराबर होता है 5.8% की। 1/18 जो है ये बराबर होता है 5.5% की। 1/19 जो है ये बराबर होता है 5.26% की। और 1/20 जो है ये बराबर होता है 5% की। तो 20 तक आप याद रख सको तो याद रख लो, लेकिन कम से कम भी 15 तक तो आपको ये फ्रैक्शन टेबल जो है ना वो याद होनी ही चाहिए, हर केस में याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी जो फ्रैक्शंस वैल्यूज पूछता है ना, जैसे ऐसे पूछ लेता है 3/5,
7/2, 8/15, 7/14, ऐसे करके पूछ लेता और कहता है इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा है, थर्ड नंबर पर कौन सा है, छोटे से सेकंड नंबर कौन सा है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछे ना तो आपको ये फ्रैक्शन टेबल याद है तो टपाक से बता दोगे, अदरवाइज फिर कैलकुलेट करते रहना। और कई तरीके हैं, ऐसे कई लोग ऐसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, उसके बाद में करेंगे। अरे फ्रैक्शन टेबल याद रखो यार, फटाक से काम हो जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन टेबल का ही यूज इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। ऐड करने वाला 100 के अंदर ऐड करने वाला काम करोगे ना तो फिर कर भी नहीं पाओगे क्वेश्चन, कैलकुलेटिव हो जाएगा काफी ज्यादा। देखो विक्रय मूल्य कितना दिया, 2000 रुपए। एसपी कितना है जी अपने पास, 2000 रुपए। प्रॉफिट कितने का है, 33 सही, 1/3% का प्रॉफिट है ना। तो प्रॉफिट तो हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। 33 से 1/3% किसके बराबर होता है, 1/3 के, यानी कि 3 में खरीदा है तो 4 में बेच रहा है। यही तो बात है, उसने पूछा क्या है, क्रय मूल्य क्या होगा, तो दिया क्या है, एसपी दिया है ना, तो जो दिया जाए उसको तो रखते हैं नीचे और जो पूछा जाता है उसको रखते हैं ऊपर, मैंने बता रखा आपको। ठीक है, तो देखो 2000 इंटू दिया गया नीचे, पूछा क्या है सीपी, तो इसको रखो ऊपर, कैलकुलेट कर दो, 4 पंजे 20, ये 2 0, कितना आ गया जी 1500। तो सीपी कितना है, 1500 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शंस में वैल्यूज या आपके परसेंटेज में कुछ फ्रैक्शंस वाली वैल्यूज मिल जाए ना तो उसको इसी तरीके से हैंडल करना अपने को, फ्रैक्शन टेबल की हेल्प से। वैसे मत करना 100 के अंदर 33 सही 1/3 ऐड करोगे तो फिर आएगा 133 सही 1/3%, उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई करोगे फिर सोल्व करोगे। ठीक है, अच्छा इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है, ये मैं आपको देता हूं कि विक्रय मूल्य 2000 रुपए है, हानि 33 सही 1/3% है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर प्रॉफिट वाली बात थी, यहाँ पर लॉस वाली बात है। अच्छा बता दूं क्या ये, देखो विक्रय मूल्य कितना है, 2000 है, यानी कि इस बार जो एसपी दिया है वो कितना दिया है अपने को, 2000 दिया है। एग्जाम में लिखना नहीं है आपको, एग्जाम में कैसे करना वो बताता हूँ। देखो ऐसे नहीं लिखेंगे, ज्यादा लिखने से क्या हैबिट खराब होती है बच्चों की। फिर विक्रय मूल्य कितना है जी, 2000 है, मल्टीप्लाई बाई हानि कितने की है, 33 से 1/3% की है, यानी कि 1/3, 3 से 2 हुआ ना, 2 में बेचा है तो 2 को तो रखो नीचे, 3 को रखो ऊपर। पूछे क्या आपने से, क्रय मूल्य तो पूछा है, काट दो जी इससे, ये 1000 आ गया, यहाँ से ये कितना आ गया, 3000 आ गया। ये अपना आंसर है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, थर्ड नंबर ऑप्शन है ऐसा। तो ऐसे डायरेक्ट लिखना आपको, वैसे मत लिखने लग जाना, सबसे पहले आप एसपी लिख रहे हो, उसके बाद में जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था इधर सीपी लिख रहे हो इधर एसपी लिख रहे हो, फिर यहां से निकाल करके फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसे मत करना। एग्जाम में तो जितना टाइम बचा लोगे ना उतना ही कम है, फिर चाहे आराम से चेक करते रहना। वैसे इतना टाइम आपको RSMSSC बोर्ड नहीं देगा कि आप क्वेश्चन पेपर को चेक करो, कम से कम भी आप एक बार पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे वो भी बहुत अच्छी बात है। काफी लेंदी पेपर कई बार बच जाता है, मान लो कि इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे पैराग्राफ आ जाते हैं जिसको ढंग से समझ में नहीं आता कि पैराग्राफ का मतलब क्या है ना, कई बार ऐसे उल्टे पुल्टे टाइप के पैराग्राफ भी दे देता है, और इंग्लिश वैसे ही अपनी काफी अच्छी है, पता ही है आपको। चलिए जी, अच्छा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 400 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु खरीदता है, एक वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ जबकि दूसरी वस्तु को बेचने के बाद उसे 20% की हानि उठानी पड़ी, पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि की प्राप्ति हुई। यहां पर मैं एक बहुत ही अच्छी चीज आपको बताऊंगा, वो चीज अगर आपको पता है तो आप जैसे ही क्वेश्चन को देखोगे ना, देखते ही से टपाक से बताओगे आंसर। बताऊंगा, 2 चीजें बताऊंगा और दोनों चीजें शानदार सी बताऊंगा। देखो नोट लगा करके आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, क्या लिखना है, व्हेन सीपी इज इक्वल, जब आपका सीपी इक्वल है, सीपी सेम है, उस केस में अपने पास यदि 2% की वैल्यू है और दोनों की दोनों सेम है,
एक परसेंटेज पर यदि अपने को प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे परसेंटेज की वैल्यू पर अपने को लॉस हो रहा है, तो इस केस में हमेशा ही नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन बनती है। चेक ही नहीं करना आपको, बस ये लाइन आपके ध्यान में होनी चाहिए कि जब भी दो वस्तुओं का सीपी इक्वल है, यानी कि खरीदा गया मूल्य इक्वल है, और एक वस्तु को जितने परसेंट भी प्रॉफिट में बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को उतने ही परसेंटेज लॉस पर बेचा जाए, तो हमेशा नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा, यानी कि उसको कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं होगा। ये चीज तो रहेगी जब सीपी आपका इक्वल है। ये कंडीशन फर्स्ट है। अच्छा, कंडीशन सेकंड भी बता दूं। यहां पर तो सीपी इक्वल होने की बात हो रही थी। अगर सीपी इक्वल ना हो करके एसपी इक्वल हो गया होता तब क्या होता? तब देखो, व्हेन एसपी इज इक्वल, जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो दोनों वस्तुओं का और एक वस्तु को जितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, दूसरी वस्तु को उतने ही परसेंट लॉस पर बेचा जाए, तो हमेशा ही लॉस होगा, तो हमेशा ही क्या होगा? नुकसान होगा। और वो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा -x² के। ये बात आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है। ये दोनों चीजें आप मेमोरी टिप्स बना लेना पूरे नोट को, ठीक है ना? बहुत ही काम का नोट है। काफी सारे क्वेश्चन जो जिसके अंदर ऐसी कंडीशन मिले ना, तो देखते ही फटाक से कर दोगे। पहली कंडीशन क्या है? व्हेन सीपी इज इक्वल, जब दो वस्तुएं दी हूं और दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम है, क्रय मूल्य सेम है, एक वस्तु को जितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाता है उतने ही परसेंट लॉस पर यदि दूसरी वस्तु को बेचा जाए, तो हमेशा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होगा जब सीपी इक्वल है। और एसपी इक्वल है तब क्या होगा? यदि एसपी इक्वल है ना, और एक वस्तु को जितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए और दूसरी वस्तु को उतने ही परसेंट लॉस पर बेचा जाए, तो उस केस में हमेशा ही लॉस होगा। और ये साइन जो है ना माइनस वाला, यहां पर माइनस का साइन लॉस को बताता है, नुकसान को बताता है, ठीक है? किसके बराबर होगा? -x² के बराबर होगा, ठीक है? अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने उठा लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 400 रुपए प्रति वस्तु की दर से दो वस्तु खरीदता है। देखो, 400 रुपए प्रति वस्तु की दर से दो वस्तु खरीदता है, यानी कि दोनों की दोनों वस्तु कितने की खरीद रहा है? 400 रुपए की खरीद रहा है ना। पहली वस्तु 400 की और दूसरी वस्तु 400 की, यानी दोनों का सीपी बराबर हो गया। सीपी बराबर हो गया तो हो सकता है पहला वाला जो केस है ना वो लग जाए, हो सकता है। परसेंटेज वाली वैल्यूज देखनी पड़ेगी भाई। इस केस के लिए दोनों की परसेंटेज वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, एक पर प्रॉफिट होना चाहिए, एक पर लॉस होना चाहिए, तभी तो हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो आगे पढ़ो क्वेश्चन को। एक वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ, ठीक है, जबकि दूसरी वस्तु को बेचने के बाद उसे 20% की हानि उठानी पड़ी। देखो, परसेंटेज वाली वैल्यू सेम है, एक में प्रॉफिट की बात कर रहा है, एक में लॉस की बात कर रहा है। पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई? तो मैंने क्या कहा? नो प्रॉफिट नो लॉस को मार्क कर दो और फटाक से आगे बढ़ जाओ। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3, ना लाभ होगा और ना हानि होगी। अब ऐसा होता क्यों है भाई? लॉजिक भी तो पता होना चाहिए। मान लो कि परसेंटेज की वैल्यू इक्वल नहीं देता, तब आप क्या करते? तब ये वाला तरीका तो फेल हो जाता, तब वहां पर लॉजिक काम करता। तो लॉजिक भी बताना जरूरी है, तो लॉजिक बताता हूं। देखो कि ऐसा होता क्यों है। लॉजिक जानना बेहद जरूरी है। मान लो ये जो फंडे हैं ये ना लगे, तब आप क्या करोगे? तब लॉजिक पर काम चलेगा अपना। मैं आपको जो लंबा रास्ता है वो भी सिखा रहा हूं, जो पगडंडी है वो भी सिखा रहा हूं। देखो, असलियत में ऐसा होता है इसमें। देखो, एक वस्तु को बेचा 20% लाभ पर। यहां पर बात करेंगे फर्स्ट वस्तु की, यहां पर बात चलेगी सेकंड वस्तु की। अब उसने क्या कहा? पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, तो इधर सीपी इधर एसपी, यानी कि 5 में खरीदा होगा, 6 में बेचा होगा, तभी तो 20% का प्रॉफिट हुआ होगा। जबकि दूसरी वस्तु को बेचने के बाद उसे 20% की हानि उठानी पड़ी। दूसरी वस्तु पर क्या हुई है? लॉस हुआ है। कितने परसेंट का? 20% का, यानी कि 5 में खरीदा है तो 4 में बेचा है, ठीक है। अब देखो,
यहां पर जो सीपी है वैसा का वैसा सीपी इधर है, ये बाय डिफॉल्ट हुआ है ना। और उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, दोनों वस्तुओं का सीपी बराबर है। अगर मान लो यहां पर बराबर नहीं होते ना तो बराबर बनाना पड़ता अपने को, ठीक है ना, लेकिन यहां पर तो बराबर है तो अपने को बनाना नहीं पड़ेगा, काम थोड़ा सा सिंपल है। तो देखो टोटल सीपी कितना है अपने पास, टोटल सीपी 5 ये रहा और 5 ये रहा, टोटल कितना है 10 है। अच्छा टोटल एसपी कितना है वो भी देखो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, कितना है जी 10 है। बताओ खरीदा कितने में 10 में, बेचा कितने में 10 में, बताओ कोई प्रॉफिट हुआ क्या, नहीं हुआ, कोई लॉस हुआ क्या, नहीं हुआ, यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। इसको डायरेक्ट हम लोग वैसे लिख देते हैं जैसा मैंने बताया ना आपको, नोट लगा कर रखिए। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, ये तरीका पता होगा ना, फिर चाहे परसेंटेज की कोई भी वैल्यू दे आप आराम से उसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको हटा देता हूं मैं। कहीं भी डाउट आए तो पूछने से बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा, मैं चाहता हूं आपके कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट ही ना रहे। मैथ का वेटेज आपका काफी अच्छा खासा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए, एक व्यापारी ने रुपए 5,000 प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची। 2 वस्तुएं कितनी की बेची हैं, 5,000 रुपए की बेची हैं, प्रति वस्तु बोला है, यानी कि एक वस्तु को 5,000 का बेचा और दूसरी वस्तु को भी 5,000 का बेचा। इस चीज को ध्यान रखना, पढ़ने में कभी जल्दबाजी मत करना, कहीं प्रति को पढ़ो ही नहीं और ऐसे कह दो कि दोनों वस्तुओं को 5,000 का बेचा है, वो बात अलग हो जाती है, और प्रति वस्तु को 5,000 का बेचा है वो बात अलग हो जाती है, दोनों में फर्क है। तो 5,000 प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची थी, यानी कि एक को 5,000 का बेचा, दूसरे को भी 5,000 का बेचा। अरे दोनों को 5,000 का बेचा, यानी कि एसपी तो इक्वल है ना। जो कंडीशन केस नंबर सेकंड मैंने आपको नोट वाला बताया था कि जब एसपी इक्वल हो तो हो सकता है कि अपना केस से नंबर सेकंड काम कर जाए। आगे पढ़ो क्वेश्चन को, एक वस्तु को 20% के हानि पर बेचा, ठीक है, अभी बात केस सेकंड वाली ही चल रही है, उसको अनफॉलो नहीं किया है, तथा दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। अब यहां पर खुश हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक तो आ गया 20% और दूसरे में भी 20%, दोनों की परसेंटेज वाली वैल्यू इक्वल है, एक को लॉस पर बेचा है, एक को प्रॉफिट पर बेचा है। अरे खुश हो जाना चाहिए, अब तो एक स्माइली सा फेस होना चाहिए ऐसा, क्यों, क्योंकि अब देखते हुए टिकाएंगे क्वेश्चन को। देखो मैंने क्या कहा था, इस केस में हमेशा ही लॉस होगा और वो किसके बराबर होगा, -x² के बराबर होगा, ठीक है ना, हमेशा ही लॉस होगा केस नंबर सेकंड के अंदर। तो जो भी प्रॉफिट वाले ऑप्शन है वो तो वैसे ही कट जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखो 4% लाभ है ना, थर्ड ऑप्शन 20% लाभ, नहीं ना लाभ ना हानि, ऐसा नहीं होता भाई साहब, सीपी इक्वल नहीं है, यानी कि पहला गलत, तीसरा गलत और चौथा गलत, डायरेक्ट लगा दो सेकंड को। लेकिन मान लो कि 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाते, लॉस उसमें दिया रहता, तब कैलकुलेट करना पड़ता। तो कौन सी बड़ी बात है यार, x की वैल्यू तो 20 दे रखी है ना अपने को, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा, 400 में 100 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा, यानी कि 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो कुछ नहीं करना पड़ा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब मान लो कि परसेंटेज की जो वैल्यू है वो अपने पास सेम नहीं है, उस केस में जो लॉजिक है वो अपने को पता होना चाहिए। तो लॉजिक भी मैं आपको बताऊं, लॉजिक से इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो चीजें मैं अपनी तरफ से सारी बताऊंगा आपको। वस्तु कितनी है, 2 है, तो इधर तो आ गई जी फर्स्ट वस्तु, इधर है सेकंड वस्तु, एक वस्तु को बेचा है 20% की हानि पर, 20% की हानि पर बेचा, यानी कि 5 में लाया और 4 में बेचा। दूसरी वस्तु को बेचा 20% के प्रॉफिट पर, 5 में लाया और 6 में बेचा, ठीक है। अब उसने क्या कहा था कि जो एसपी है, एसपी क्या है, इक्वल है, ऐसा ही तो बोला था सवाल में कि जो एसपी है वो इक्वल है। लेकिन यहां पर तो अपने पास एसपी यहां पर 4 है, एसपी यहां पर 6 है, इक्वल है क्या,
नहीं है तो बनाओ इक्वल, क्या देख रहे हो, चलो बनाते हैं जी इक्वल। इसको मैं 12 बना सकता हूं, इसको भी मैं 12 बना सकता हूं। इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करो इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर आ गया 12। अब इसको भी तो करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। इसके साथ अन्याय थोड़ी होने देंगे, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते यार, तेरे साथ काय को करेंगे। ये कितना आ गया 15। इसको 12 बनाओ, मल्टीप्लाई करो 2 से, ये आया 12। इसको 10 बना दो, ठीक है। अब देखो उसने जैसा कहा था वैसा हमने किया। एसपी यहां पर 12, एसपी यहां पर 12 बराबर हो गया। जैसा उसने क्वेश्चन में कहा वैसा हमने सॉल्यूशन में किया, ठीक है। अब देखो टोटल सीपी कितना है अपने पास, यहां पर 15, यहां पर 10, यानी कितना है जी 25 है। अच्छा टोटल एसपी भी तो बताओ, वो कौन बताएगा। 12 इधर 12 इधर, कितना हो गया 24 हो गया। टोटल सीपी भी अपने पास है, टोटल एसपी भी अपने पास है। बताओ 25 में लाया है, 24 में निकाला है, कितने का घाटा खाया, 1 का। कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। परसेंटेज में निकाला, 100 से मल्टीप्लाई किया, 25 चौके 100 होता है, तो 4% का क्या हो गया जी, लॉस हो गया। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि 25 में लाया था और 24 में बेचा है, इसलिए लॉस है ना। तो डायरेक्ट नोट वाला कॉन्सेप्ट अपना काम करता है, तो डायरेक्ट 4% आ जाएगा, -x² 100 करके। मान लो वो कॉन्सेप्ट नहीं काम करता, परसेंटेज की वैल्यू उसने चेंज कर दी, एग्जामिनर ने अपना खोपड़ा थोड़ा सा लगा दिया, तब ये कॉन्सेप्ट लगा लेना। कौन सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इससे लगा लेना, ठीक है। एग्जामिनर से 2 कदम आगे चलेंगे हम लोग। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जी, अगले क्वेश्चन में ये बेईमान दुकानदार वाला आ गया जी वापस। क्वेश्चन में पूछा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदने में 20% तथा उसे बेचने में भी 20% की बेईमानी करता है। इस तरह से उसे पूरे सौदे में कितने % का लाभ हुआ। अब दुकानदार जो है बड़ा खतरनाक टाइप का आदमी है। जब वो सामान खरीदने जाता है तब भी 20% की बेईमानी करता है, और जब बेचता है तो भी 20% की बेईमानी करता है। बताओ इतना बेईमान है। कई लोग तो क्या करते हैं कि खरीदने जाते हैं उस टाइम तो चलो बेईमानी नहीं करते, बेचते टाइम बेईमानी करते हैं, और ये वहां से खरीदते हैं तो भी बेईमानी करते हैं, और बेचते हैं तो भी बेईमानी करते हैं, है ना। तो कितने % का प्रॉफिट हुआ ये बता देते हैं। भाई खरीदते टाइम 20% की बेईमानी की, तो लेना तो था उसको 5, ले रहा है 6, 20% की कर रहा है बेईमानी। और मैंने क्या कहा था, मैंने एक रिलेशन आपको बताया था कि वेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके, प्राइस के। प्राइस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे मत बोलना वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, प्राइस के बोलते टाइम भी ध्यान रखना है, ठीक है। 5 से 6 है। और बेचने में भी 20% की बेईमानी करता है, बेचने में 20% की बेईमानी करता है, यानी कि बेचना तो था कितना 5। देखो 20% की बेईमानी तो की उसने खरीदने में, एक बेईमान दुकानदार खरीदने में 20% की क्या करता है, बेईमानी करता है। तो 5 में तो उसको 5 लेना था लेकिन 6 ले रहा है, और उसे बेचने में भी 20% की बेईमानी करता है, यानी कि कितना बेचना था 5। भाई बेचना था 5 लेकिन बेच कितना रहा है, 4 ही तो बेच रहा है। लेकिन ऐसे लिखोगे तो ऐसे तो उसके नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 5 से 4, भाई ऐसे तो नुकसान हो गए ना उसके। और हमेशा हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, हम लोग फायदे की चीज में ही तो लिखते हैं, क्योंकि उसको तो वास्तव में फायदा हो रहा है ना। तो 5 से 4 मत लिखो इसको, इसको 4 से 5 लिखो, प्रॉफिट हो रहा है भाई उसके। प्रॉफिट वाली चीज को लॉस में लिख दोगे तो कैसे काम चलेगा। कुछ कटने वाली चीजें हैं तो काट दो, 5 से 5 कट गया। सक्सेसिव डिवीजन लग रहा है यहाँ पर, जहां पर बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सब में सक्सेसिव डिवीजन लगता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि सक्सेसिव डिवीजन आप जरूर सीख लो। कई लोग पता नहीं बेईमान दुकानदार को काफी लंबे तरीके से करते हैं। अरे सक्सेसिव डिवीजन लगाओ यार, फटाक से होता है क्वेश्चन। काटने वाली चीजें काट दो, ये 2 दूना 4 होता है, 2 3 6 होता है, 2 से 3 फायदा कितने का, 1 का, कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, परसेंटेज में निकालना, 100 से मल्टीप्लाई करो, कितने का फायदा, 50% का फायदा होगा, ठीक है। कितना फास्ट आ गया देखो। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 5 होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये इसीलिए डाले मैंने नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन, ताकि कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो।
भाई एग्जाम के अंदर नन ऑफ दीज ऑप्शन लगाना कोई छोटी बात नहीं है। ये सोचेगा यार क्या पता कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, और ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, तो फिर नन ऑफ दिस लगाने में भी डर लगता है। फिर यार नन ऑफ दिस लगा देंगे क्या पता गलत हो जाए, है ना। तो कई लोग क्या करते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते फिर क्वेश्चन। अरे कॉन्सेप्ट सीखो ना, कॉन्सेप्ट सीख करके चाहे नन ऑफ दिस हो, चाहे पूरे पेपर में नन ऑफ दिस डाल दे, सबको लगा दो नन ऑफ दिस। फिर कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आई होगी इस क्वेश्चन की कहानी समझ में। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आता है ना आपको बेईमान दुकानदार वाला, फिर चाहे कितना भी घुमा दे क्वेश्चन को। और अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं आता तो हमारे चैनल के माध्यम से बेईमान दुकानदार नाम से एक वीडियो बनाया गया है, आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, फिर चाहे बेईमान दुकानदार का आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा लेना, आप बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। उसमें मैंने बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन करवा रखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% एवं 30% का क्रमिक बट्टा देते हुए उसे 2520 रुपए में बेच दिया, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अरे लगाओ इस पर सक्सेसिव डिवीजन का केस, लगाएं क्या, देखो फटाक से होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% एवं 30% का क्रमिक बट्टा देता है, क्रमिक का मतलब भी सक्सेसिव होता है ना। पहले दिया 10% का, तो 10 से 9, दूसरे पर कितना दिया 30% का, तो 30% कितना होता है, 3/10 होता है ना, यानी कि 10 से 7। ये लो, बट्टा हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्किंग प्राइस पर दिया जाता है। प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, ठीक है। कुछ कट सकता है क्या, नहीं कट रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 100, ये कितना आ गया, ये 63 आ गया। उसने अपने को क्या दिया है, अब ये देखो ये वैल्यू मार्किंग प्राइस की चल रही है, ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है जी। देते हुए इसे 2520 रुपए में बेच दिया, यानी अपने अकॉर्डिंग तो 63 में बेचा है, लेकिन वो कह रहा है यार 63 में नहीं बेचा यार, मैंने तो 2520 में बेचा है, यानी 2520 जो है किसके बराबर, 63 के बराबर है, ठीक है। पूछा क्या वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, 100 की वैल्यू पूछी है, करो 100 से मल्टीप्लाई, कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 7 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 7 से 9 पर कट गया, 7 त्रिक 21, 7 छक 42 हो गया 0, 9 से 4 पर कट गया, तो अपने पास कितना आ गया 4000, यानी कि उसने टैग कितने का लगाया था, 4000 का लगाया था। तो है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये सक्सेसिव डिवीजन वाला केस है, ये आप जरूर सीख लेना, एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ये मान करके चलो, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। क्लास यदि आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर ये चैनल आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो हम मिलेंगे दोस्तों कल इसी वक्त इसी चैनल के ऊपर, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।